हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है इंडिया वाली बुक का, जिसका नाम है भारत की स्थिति। इस वीडियो को बच्चों बहुत बेसिक तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं एनिमेशन के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बात करते हैं चैप्टर का, जैसा कि नाम है आप सभी को पता है, भारत की स्थिति। तो इसमें हम टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे भारत का आकार किस प्रकार का है, दूसरा विशिष्ट भौतिक विविधताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत की भौतिक विविधता, पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां, इन सब के बारे में। इसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, और भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बात करते हैं तो भारत का आकार। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इतना एरिया कवर करता है भारत। इसके साथ साथ भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है बच्चों, 3214 किलोमीटर है। और गुजरात से जैसे पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है बच्चों, वो 2933 किलोमीटर दूरी है। ये भारत का उत्तर से दक्षिणी यानी देशांतरी और अक्षांशीय क्या है बच्चों, विस्तार है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो बच्चों, पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, और उसके ऊपर जो लाइन है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और उसके नीचे जो है बच्चों उसे कहते हैं मकर रेखा। इसके साथ साथ पृथ्वी के जो सबसे उत्तरी भाग है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है साउथ पोल, जहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है। 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है बच्चों, यहाँ रात होती है। अब बात करते हैं अखिल। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी का जो हमारी भारत का क्या है, पृथ्वी पर मतलब स्थिति क्या है। तो बच्चों ये देखिएगा कि होता क्या है बेसिकली बच्चों, ये क्या है, भारत की स्थिति है। जैसे कि अगर बात की जाए भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए, तो जो उत्तर में है जो बच्चों वो कितना है, 1 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जो इसके साथ साथ क्या है बच्चों, दक्षिण में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है। और अगर हम देखें कहाँ बच्चों, अगर हम लोग देखें पश्चिम, तो पश्चिम में स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर पूरब में देखें तो 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बच्चों क्या है बच्चों, भारत की क्या है बच्चों, स्थिति है। ठीक है बच्चों, ये भारत की क्या है बच्चों, स्थिति है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है ना, जो हमारा करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारे विश्व के बारे में। ठीक है तो बच्चों, तो विश्व में याद रखिएगा कि सबसे पहले जो महाद्वीपों के बारे में बात करें, महाद्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है बच्चों। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं, जैसे पहला महाद्वीप बच्चों जैसे एशिया महाद्वीप, दूसरा बच्चों आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और याद रखिए, एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा आता है बच्चों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा आता है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, छठा आता है यूरोपीय महाद्वीप, और सातवां आता है बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे कितने लगभग 7 महाद्वीप हैं, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों महासागर और सागर के बारे में तो याद रखिएगा, विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं हमारे। जैसे पहला आता है प्रशांत महासागर, और याद है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा आता है बच्चों अटलांटिक महासागर। तीसरा आता है बच्चों हिंद महासागर, आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्कटिक महासागर, जो रूस के ऊपर है बच्चों। और पांचवा आर्कटिक महासागर आता है, और एक आता है बच्चों अटलांटिक। ठीक है बच्चों, महासागर अंटार्कटिक, एक होता आर्कटिक और एक होता अंटार्कटिक। ठीक है बच्चों, महासागर ये आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से 5 महासागर हैं। इसके साथ ये महासागर बच्चों क्या करें, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। अब बात करते हैं भारत में राज्यों के बारे में। चलो भारत में देखते हैं कौन कौन से राज्य कौन कौन से हैं। तो जैसे कि शुरू करते थे, पहला बच्चों देखो लद्दाख, दूसरा आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है पंजाब,
फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तराखंड, ठीक है बच्चों। इसके साथ फिर आता है उत्तर प्रदेश, आपको तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर आता है राजस्थान जो क्षेत्रफल से बड़ा है। फिर आता है बच्चों गुजरात, फिर आता है बच्चों महाराष्ट्र, फिर आता है बच्चों गोवा, दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा है गोवा। फिर दिख रहा होगा कर्नाटक, इसी के ठीक नीचे बच्चों केरल, इसी के ठीक बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना बच्चों। इसी के ठीक ऊपर कौन सा बच्चों, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर बच्चों तेलंगाना है ना बच्चों। फिर आता है उड़ीसा, ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है बच्चों मध्य प्रदेश, जो बीच में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। इससे बगल में देखो बच्चों झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका बिहार, फिर आता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है असम, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है बच्चों मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर बच्चों आता है त्रिपुरा, फिर आता है मेघालय और फिर आता है सिक्किम। इस प्रकार से ये हमारे 28 राज्य हैं। अब देखो बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो संसार के देशों में भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो संसार में 7वें नंबर पे आता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे पहले नंबर पे आता है बच्चों रूस, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों चीन, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों कनाडा, ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 6ठे नंबर पे आता है बच्चों ब्राजील और 7वें नंबर पे आपका प्यारा सा आता है भारत। चलो आगे बात करते हैं। देखो बच्चों अगर कर्क रेखा से देखा जाए हमारी पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो बच्चों कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन सा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बच्चों भारत के राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जो बेसिक पार्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पहला वाला टॉपिक बात करेंगे बच्चों विशिष्ट भौतिक विविधता, यानी भारत की आखिर भौतिक विविधता क्या है, विशेषता क्या है उसकी। तो बच्चों पहला तो याद रखिए हमारे भारत में क्या है, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत सारी भारत में नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियों की प्राथमिकता है भारत में। इसके साथ साथ अगर उत्तर पूर्व या दक्षिण भारत में देखा जाए तो वनों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, आपको चित्र में भी दिख रहा हो किस तरह से हरे भरे। यहाँ तक कि मरुस्थल का फैलाव है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में क्या हिंदुकुश और सुलेमान की पर्वत श्रेणियां हैं और उत्तर पूर्व में पहाड़ियां पाई जाती हैं भारत में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत एक भौगोलिक या भौतिक विविधता वाला देश है। जिस प्रकार की विविधता आपको भारत में देखने को मिलेगी बच्चों वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आखिर उपमहाद्वीप कहते किसे। तो बच्चों उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि भौगोलिक दृष्टि से क्या होता है बच्चों, भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, जो अन्य महाद्वीपों से क्या होता है अलग पहचान रखता है, उस भूभाग को हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारत को आपने देखा भारत अन्य महाद्वीपों से अलग है कि नहीं है, तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम कौन कौन से हैं। जैसे उत्तर में कौन सा है बच्चों, पाकिस्तान है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में, उत्तर में कौन सा है बच्चों, नेपाल है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा उत्तर में भूटान है, पूरब में बांग्लादेश है और मध्य में हम क्या है, हमारा प्यारा सा भारत है। अब बात करें हिंद महासागर को हिंदुस्तान महासागर क्यों कहा जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे हुआ, हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर। पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की जो तट रेखा है बच्चों वो किसी भी देश की तट रेखा से अधिक लंबी है। मतलब भारत की तट रेखा अन्य देशों की तट रेखा से क्या है, हमारी लंबी है। अब बात करते हैं हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखो महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहला तो याद रखना, देखना बच्चों मैं तो आपको थोड़े पढ़ो, देखो महत्वपूर्ण भारत के बारे में बता देता हूँ। उत्तर में आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, पश्चिम में हमारे अरब सागर, पूर्व में है बच्चों बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ये दोनों ही सागर है जहाँ अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं।
फिर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, है ना बच्चों। तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश से उधर देखिए म्यांमार है ना बच्चों। फिर बंगाल की खाड़ी है, फिर अरब सागर है, फिर आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा, अंडमान निकोबार है, श्रीलंका है, भूटान है, और नीचे क्या है बच्चों, हिंद महासागर है। इस तरीके की भारत की क्या है बच्चों स्थिति है। अब मध्य एशिया में देखो होता क्या है बच्चों, चीज का फायदा क्या है। तो पहले आपको देखो, मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्या करती है, पश्चिमी में हम लोग क्या करते हैं, इससे व्यापार कर सकते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देशों से हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चित्र में देख भी सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं हिंद महासागर वास्तव की भारत की एक तरीके से वरदान है। भारत के लिए क्या है बच्चों, वरदान है। अब बात करते हैं भारत की लंबी तटरेखा के लाभ। भारत की जो तटरेखा है वो लंबी है, इसके लाभ के। तो पहला क्या है बच्चों, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं हैं, यानी बंदरगाह यानी पोर्ट या पत्तन स्थापित किए जा सकते हैं। रोजगार बड़ी मात्रा में सृजन किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराती है ये समुद्री जो आपकी तटरेखा है बच्चों। अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टि से जो यूरोप के विकसित क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, और संपन्न पश्चिमी एशिया की दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महाद्वीप महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर ही क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो आप देख रहे हो इन सभी देशों से व्यापार करने से पहले हमें भारत से गुजरना पड़ेगा इन सभी देशों को। तो इस तरीके से भारत की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाती है। अब बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में स्थानीय समय में अगर 2 घंटे का अंतर देखा जाता तो ऐसा होता क्यों है। तो बच्चों देखो, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर का देशांतरी अंतर है, मतलब दूरी है, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है बच्चों, 4 मिनट। तो अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री पर है तो 30 डिग्री इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्र का टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पर। तो बच्चों आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन वाली बुक का, जिसका नाम है संरचना और भू आकृति विज्ञान। ये बच्चों YouTube पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जब से पहला हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। आप सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। इस संपूर्ण अवधि में क्या हुआ है, पृथ्वी पर जो हमारी बाहरी भूपृष्ठ और आंतरिक, जैसे पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये परिवर्तन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में भी आए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था बच्चों, इंडियन जो प्लेटें थी, ठीक है ना, मैंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवाया वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिणी की ओर स्थित थी, ठीक है ना, और यहाँ एक विशाल थी। और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी इसी का ही हिस्सा था उस टाइम पे। अब करोड़ों वर्षों के दौरान क्या हुआ, ये प्लेटें कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दक्षिण पूर्वी की ओर खिसकने लगी और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगे। इस तरीके से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का निर्माण हुआ, जबकि पहले तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट का ही पार्ट था। अब बात करते हैं भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन। यानी अगर भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, जो आपको उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में है। जो प्रायद्वीपीय खंड क्या होता है बच्चों, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। और इसका निर्माण क्या होता है बच्चों, कायंत्रित शैलों द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी कायंत्रित शैलों द्वारा। दूसरा है हिमालय और अन्य अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं जो आपको दिख रही होगी। और तीसरा जो है बच्चों, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये 3 क्या है, भूवैज्ञानिक खंडों को बांटा गया है। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं। पहला प्रायद्वीपीय खंड के बारे में समझते हैं। तो बच्चों याद रखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा क्या होती है, कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम
से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक ये जाती है। ठीक है, अगर राजमहल की पहाड़ियां देखनी है बच्चों, राजमहल की पहाड़ियों तक ये जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, मतलब जो है ना बहुत पुराने नीस ग्रेनाइट से बना हुआ एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कैम्ब्रियन काल मतलब क्या होता है, एक समय होता है, तो कैम्ब्रियन काल से क्या आता है, ये कठोर खंड के रूप में खड़ा है और अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की आखिर विशेषता क्या है। तो पहला तो याद रखिए बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है। ठीक है, आपको देखो 3 आकार, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। तीसरा, ये पठार क्या है बच्चों, भूप्रपट्टी का सबसे बहुत प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी औसतन ऊंचाई 600 और 900 मीटर के बीच है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है और अब तक वैसा का वैसा ही है। देखो अब देखना, मैं कुछ समझा रखा है मैप के माध्यम, देखिएगा। पश्चिमी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं, आपको दिख रहा होगा कि पश्चिमी भाग में क्या है बच्चों, अरावली की पहाड़ियां हैं। उत्तर में क्या है बच्चों, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी शामिल हैं। ठीक है, और दक्षिण की तरफ आ जाइएगा तो पश्चिम में मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है, और पूर्व में क्या है बच्चों, पूर्वी घाट है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय की जो ऊंचाई है ना बच्चों, पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में क्या है, कम है। ठीक है, पश्चिम की ओर ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व की ओर कम है। यह प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। अब बात करते हैं हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो देखो बच्चों, कठोर और स्थित प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत जो हिमालय है ना बच्चों, वो क्या है, कठोर नहीं बल्कि दुर्बल और लचीला है। ठीक है ना, ये पर्वत वर्तमान समय में क्या है, बलजनिक और अंतर्जनिक बलों के कारण बहुत सारे परिवर्तन यहाँ आ रहे हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति जो होती है बच्चों, विवर्तनिकी हलचलों से होती है। विवर्तनिकी हलचल का मतलब क्या है, यानी चट्टानों को खिसकने पास आने से होता है। तेज बहाव वाली नदियां क्या होती हैं, अपरदित ये क्षेत्र। पर्वत अभी भी क्या है, युवावस्था में है। और हिमालय जो होते हैं ना बच्चों, गार्ज वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, जलप्रपात आदि चीजों का निर्माण करती हैं। तीसरा है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का ये तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है बच्चों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का ये मैदान है। ये एक अविनति गर्त है। अविनति मतलब यहाँ गर्त भी काफी पाए जाते हैं, जिसका निर्माण क्या है, मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में आरंभ हुआ था। लगभग 6.4 करोड़ साल पहले इस प्रकार ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तब से लेकर इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाई और इन अवसादों का निर्माण हुआ। इन मैदानों में क्या होता है बच्चों, जल्लोड़ों की औसतन गहराई 1000 से 2000 मीटर है। मतलब यहाँ पूरा पूरा जल्लोड़ ये मैदानी क्षेत्र है। खेती करने के लिए तो बहुत अच्छा है बच्चे। बात करते हैं करेवा। अब करेवा क्या होता है, देखो बच्चों बहुत डाउट होता है करेवा होता क्या है। तो करेवा क्या है, पीर पंजाल श्रेणी, यानी पीर पंजाल जो पर्वत है, ठीक है, वहाँ 1000 से लेकर 15,000 मीटर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो हिममोड़ है ना, हिम मतलब बर्फ के जमाव के कारण ये बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हिम नदियों ने निक्षेपित किया है, यानी इकट्ठा किया है। या साधारण शब्दों में क्या कह सकते हो, कीसर भी आप कह सकते हो। करेवा का मतलब कीसर भी होता है या जाफरान भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृहद हिमालय श्रृंखला की अन्य नाम बताइए। तो देखो याद रखना बच्चों, वृहद हिमालय श्रृंखला को केंद्रीय अक्षांशीय श्रेणी और महान हिमालय भी यानी ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है बच्चों इसकी, वो 1000 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। ठीक है, याद रखिए वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कुछ आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैदान का वर्गीकरण, आपको एक तरह आपको पहाड़ दिख रहा होगा, इसको जैसे हमने मान लिया ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय, और आपको जो छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं बाम्बर। और इसके आगे क्षेत्र में जाओगे तो देखो थोड़ा हरी हरी घास टाइप से दिखता है, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है ना, और होता क्या है बच्चों, जैसे बांगर जो और इसके साथ तराई क्षेत्र होता है और ये बाम्बर होता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर और आप नीचे आइएगा, नदियां दिख रही है आपको, एक बीच में नदी दिख रही है,
तो उससे क्या हो रहा है बच्चों, दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में क्या है, ये आपको लेफ्ट साइड में देखो जो छोटे छोटे कण दिख रहे, इसे कहते हैं खादर। और उससे आगे थोड़े मोटे कण जो होते हैं उसे कहते हैं बांगर। और बीच में क्या है बच्चों, नदी है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, मैदानों का वर्गीकरण किया गया है। चलो इसको डीप समझते हैं। पहले की बात करते हैं बांबर। तो ये प्रदेश क्या है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी और तीस्ता नदी तो जानते ही हो, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये पतली सी पट्टी क्या है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है बच्चों। और बांबर प्रदेश क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, खेती यहाँ थोड़ा संभव नहीं हो पाती, नहीं होता, क्योंकि मोटे मोटे कण होते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, यहाँ पर अपने साथ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी जमा कर देती है। दूसरा आता है तराई। तराई प्रदेश क्या होता है, एक तरीके से बांबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ 2 विस्तृत है। बांबर के समानांतर इनकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। तराई प्रदेशों में क्या होता है, वनों को साफ कर दिया जाता है और उसे खेती योग्य बना दिया जाता है। और ये क्या होता है, बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना होता है और वनों से क्या होता है, ढका होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं ना, पूरे क्षेत्र में हरियाली फैली हुई है। ये तराई क्षेत्र होता है जो कृषि करने के लिए उपयुक्त होता है। बात करते हैं बांगर की। बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जहाँ बाढ़ आती है ना उससे तल से ऊंचा होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं क्या होता है, चूना युक्त जो कंकरीली मिट्टी पाई जाती है ना, ठीक है ना, वो इसी में आती है। जैसे पंजाब में इसे छाया, बांगर को पंजाब में इसे छाया कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा था, बांगर और खादर। खादर तो इंपॉर्टेंट होती है। पहले टॉपिक में बात करेंगे, आखिर भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। तो बच्चों होता क्या है, भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी जो भाग है, जिसे आप लेह लद्दाख के नाम से भी जाने जाते हो, इसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है भारत का। और यहाँ ठंडा मरुस्थल वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है बच्चों। यानी हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित कौन सा है, ठंडा मरुस्थल स्थित है, क्योंकि यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं बच्चों। पहला है लद्दाख श्रेणी, दूसरा है जास्कर श्रेणी जो आपको चित्र में दिख रहा है, तीसरा है काराकोरम श्रेणी। तो इस क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं क्या है। जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला की जो पूर्वी पहाड़ियां हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो पहला तो याद रखना, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है। और ये पहाड़ियां क्या होती है बच्चों, अलग अलग स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। जैसे पटकाई बुम्बी कहा जाता है, नागा पहाड़ी भी कहा जाता है, मणिपुर पहाड़ियां भी कहा जाता है, मीजो या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है हिमालय पर्वतों को। ठीक है। ये नीचे पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है, जहाँ अनेक बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और झूमिंग और स्थानांतरित खेती करती हैं। ठीक है बच्चों, झूमिंग करती है मतलब क्या होता है, यानी जब मतलब ये बेसिकली क्या होता है, किसी स्थान पर 3 से 5 साल तक खेती करते हैं, फिर इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार की झूमिंग खेती की जाती है, काफी प्राचीन कृषि है। अब बात करते हैं बच्चों भारत के बारे में। तो आप सभी को पता है भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीप कहा जाता है, और प्रायद्वीप के एक हिस्सा जो है हमारा अरब सागर द्वीप कहलाता है, दूसरा हिस्सा कहलाता है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के बारे में बात करते हैं। तो पहला तो याद रखिएगा, अरब सागर में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ लोग रह नहीं सकते बच्चों। और अरब सागर के द्वीपों में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और इसके साथ अरब सागर के जो द्वीप है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 द्वीप पे ही मानव रह सकते हैं, बाकी तो नहीं रह सकते। और यहाँ का यानी अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप है, जो लक्षद्वीप में स्थित है बच्चों। और इसे 11 डिग्री चैनल जो क्या आता है अलग करता है। और याद रखना, यानी अरब सागर जो के द्वीप जो है ना बच्चों, ये पूरे प्रवाल निक्षेप से बने हुए। प्रवाल एक प्रकार का जानवर होता है जिसका जो स्केल होता है काफी मजबूत होता है, उससे बना हुआ है प्रवाल निक्षेप से। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप काफी बड़े हैं बच्चों, और आकार में काफी बड़े हैं और आवास योग्य हैं, रह सकते हैं यहाँ लोग। दूसरा, यहाँ बैरन द्वीप क्या है बच्चों, एक जीवंत ज्वालामुखी है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं, यहाँ 572 द्वीप।
यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काफी बड़े हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें 10 डिग्री चैनल क्या करती है, अलग करती है। और इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो ज्वालामुखी से हुई है। जैसे अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरंटी। तो ये है अरब सागर और दोनों की विशेषता है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की। ठीक है बच्चों, तो पहला तो ये तटीय मैदान जो है ये संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब क्या है बच्चों, चौड़ा है दक्षिण से, और इसकी औसतन चौड़ाई 64 है। ठीक है, यहाँ बहने वाली जो नदियां होती हैं बच्चों अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, यह मैदान काफी कटा फटा है बच्चों। आपने देखो सीधा स्ट्रेट नहीं दिखेगा, कटा फटा, यानी प्रायद्वीपीय जो भाग है हमारा वो कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पत्तन और बंदरगाहों का विकास विकास के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। इसे उत्तर में गोवा तट जैसे हो गया, फिर कोंकण तट हो गया, और दक्षिण में आपका हो गया बच्चों केरल, मालाबार तट। ठीक है ना, ये सारे प्रमुख तट यहाँ है। तो ये है बच्चों पश्चिमी तट की मैदान की विशेषताएं। अब बात करते हैं पूर्वी तट की मैदान। ठीक है ना, तो पहला तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो क्या नाम है, पश्चिमी तट की तुलना में काफी चौड़ा है, यानी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है बच्चों। और यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या होती है, काफी लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इसमें जैसे महानदी आपने सुना होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी डेल्टा ही बनाती हैं। ठीक है, ये भाग काफी ज्यादा ऊपर उभरा हुआ भाग होने के कारण क्या होता है, पत्तनों का विकास थोड़ा कम है। यहाँ पत्तन थोड़े यानी बंदरगाह थोड़े कम पाए जाते हैं। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर उत्तर और उत्तरी सरकार तट और इसके दक्षिण में इसे काराकोरम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको चित्र में आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी तट पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो पश्चिमी तट पर कोई भी डेल्टा नहीं है ना बच्चों। तो होता क्या है कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है अरब सागर के तट में फैला है और काफी सकरा मतलब छोटा भाग है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं जिनसे छोटी छोटी तीव्रगामी नदियां क्या होती निकलती हैं, और छोटा मार्ग है। कठोर शैल होने के कारण क्या है, यहाँ नदियां अधिक तलछट नहीं बनाती हैं। यानी यहाँ कठोर शैले हैं, तो कठोर शैले होने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ नहीं होता। यह साधारण शब्दों में बोलूँ ना बच्चों, अवसादों का पर्याप्त मात्रा में यहाँ निक्षेप नहीं होता। ठीक है ना, यानी जो चट्टाने वट्टाने यहाँ इकट्ठा नहीं होती हैं, जिसके कारण यहाँ कोई डेल्टा नहीं बन पाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मरुस्थल कभी समुद्र का हिस्सा था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कैसे आप कह सकते हो भारतीय मरुस्थल, जैसे राजस्थान वाला भाग, आप कैसे कभी सोच सकते हो कि ये कभी समुद्र का हिस्सा था। तो हुआ क्या था बच्चों, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी उत्तर में अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि मोसोजोइक काल एक टाइम पीरियड है, मोसोजोइक काल में क्या हुआ था, ये क्षेत्र क्या था, समुद्र का हिस्सा था। ठीक है, इससे निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं, जैसे अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क पाए गए हैं यहाँ, और जैसलमेर के निकट क्या है, ब्रह्मसार के आसपास समुद्र के काफी ज्यादा हमें फॉसल्स या वो क्या मिले हैं, क्षेत्र मिले हैं। ठीक है, जो ये सौर सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां, बहुत सारी जनजातियां होती हैं बच्चों। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, जैसे मूलपा। ठीक है, दूसरा है बच्चों डाला, तीसरा है अंबर, चौथा है मिस्मी, और चौथा है निशी। नाम बड़ा अजीब है ना, मुझे भी लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, बड़ा मुश्किल है पढ़ाई करना, लेकिन मजे मजे में करो, वो सब हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के जो पहाड़ पर्वत हैं और पूर्वी घाट के पहाड़ पर्वत हैं, इनकी आखिर विशेषताएं क्या है। तो पहला देखते हैं बच्चों पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के उत्तर, जैसा कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में महाराज ठीक है ना, महाराज से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट के साथ साथ फैला हुआ है। इन्हें महाराज तथा गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में जैसे अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत है। ये पर्वत बच्चों क्या है, लगातार श्रेणी के रूप में है, और उत्तर में दक्षिण तक 3 दर्रे यहाँ हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है ना बच्चों, ये काफी प्रमुख क्या है घाट हैं। इस पर्वत श्रेणी में क्या होता है, औसतम ऊंचाई जो है पर्वतों की औसतम ऊंचाई कितनी होती है बच्चों, 1500 मीटर होती है, और उत्तर से दक्षिण तक की ओर बढ़ती जा रही है। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ऊंची जो चोटी बच्चों याद ना अन्नाई मूडी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है।
जो पश्चिमी घाट की अन्नाई मूड़ी पहाड़ियों में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, यहीं से निकलती हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय जो नदियां उत्पत्ति इसी घाट से होती है, पश्चिमी घाट से। बात करते हैं पूर्वी घाट। तो ये जो दक्कन की जो पूर्वी सीमा पर जो पूर्वी घाट के पर्वत महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां कौन है, जैसे जवादी पहाड़ियां हो गई, पोलकोडा पहाड़ी हो गई हैं, और आपका नल्लामाला पहाड़ियां हो गई, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हो गई, ठीक है ना। ये सारी मुख्य पहाड़ियां हैं यहाँ की। और पूर्वी घाट की श्रेणियां लगातार नहीं है, कहने का मतलब है कई बड़ी नदियों ने इन्हें काट कर अपने मार्ग बना लिया है, इन पहाड़ियों को काट कर। इस पर्वत श्रेणी में औसतन जो ऊंचाई होती है पर्वतों की वो 600 मीटर होती है। और नदियों द्वारा अपवर्तित होने के कारण क्या होती है, यहाँ अवशिष्ट श्रृंखला पाई जाती है। पूर्व और पश्चिम घाट में पर्वत जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इस श्रेणी में कोई बड़ी नदी नहीं मिलती, कोई भी बड़ी नदी इस श्रेणी में नहीं पाई जाती पूर्वी घाट में, ज्यादातर पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 इंडियन ज्योग्राफी, जिसका नाम है जलवायु। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो ठीक है, वरना चैनल पे जाके देखो यार, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो मेहनत करो। चलो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी बकवास के। बात करते हैं पहले तो बच्चों बता दूं मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं। अब मानसून निवर्तन किसे कहते हैं देखो समझना, मानसून के पीछे हटने को हम क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? चलो और इजी में समझाते हैं। जैसे आप सभी को पता है सितंबर में उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, मानसून शुरू होकर क्या होता है, अक्टूबर में वापस लौट जाता है। यानी सितंबर के आसपास हमारे भारत यानी उत्तर में, जैसे दिल्ली हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, यहाँ है ना मानसून आता है, यानी बारिश आती है। और अक्टूबर तक यहाँ बारिश आना खत्म हो जाती है, यानी वापस लौट जाती है। और लौटती हुई ये हवाएं क्या करती है, बंगाल में थोड़ा नमी ले जाती है भाई। तो थोड़ा नमी ले जाने के बाद क्या होता है, बंगाल में या बंगाल के उत्तरी पूर्वी भाग में क्या लेकर आती है, बारिश लेकर आती है ना। मानसून के रूप में तमिलनाडु में क्या लेकर आती है, बारिश लेकर आती है। और इसी को मानसून का निवर्तन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये बारिश के लिए। मानसून को हम समझते हैं क्या होता है, देखो मानसून का स्वभाव क्या होता है, स्थल, महासागर और ऊपरी वायुमंडल से प्राप्त मौसम के आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। जो हमारे पास डिटेल्स होती है ना, जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है। जैसे कि पोर्ट डार्विन के बीच वायु दाब के अंतर से मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। ताहिती और पोर्ट डार्विन। भारत मौसम विभाग 16 मापदंडों के आधार पर मानसूनों का बारे में पता लगाता है। कितने? 16 मापदंड हैं जिसके बारे में भारत पता लगाता है कि हाँ भाई किस तरीके से बारिश होगी नहीं होगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में ऋतुएं, देखो बच्चों भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं बोली है उन्होंने, है ना। जैसे पहला है जैसे कि शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाला मौसम, तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु जिसे मानसूनी ऋतु कहते हैं, है ना। और एक होता है मानसून के निवर्तन या मानसून के लौटने की ऋतु। ये 4 ऋतुएं होती है। देखो ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि कैसी होती है, देखो पहला है धरातलीय वायु दाब तथा पवनी। कहने का मतलब क्या, गर्मी का मौसम इस समय शुरू हो जाता है ना। और सूर्य का उत्तरायण स्थिति आ जाती है। उत्तरायण का मतलब उत्तर से निकलना हो जाता है। और उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण होने लग जाता है, यानी वायु में बदलाव देखने को मिल जाता है। इसे धरातलीय वायु दाब तथा पवनी ये भी हमारे प्रभावित करती है। दूसरा देखो जलवायु जुलाई के मध्य तक अगर देखा जाए, धरातल के जो पास वाला निकट वाला जो क्षेत्र है वह वायु दाब पेटी जिसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है और हिमालय में लगभग समानांतर 20 से 25 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ठीक है ना। एक होता है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह क्या होता है, देखो भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी क्षोभ मंडल, है ना, में तेजी से बहने वाली जो तेजी से हवाएं जो होती है ना, जो क्षैतिज मतलब आपको दिख रहा होगा जो लेटी हुई हवाएं, इन हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग, जेट धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट धाराएं कहते हैं। इस चीज को याद, तो इसे क्या कहा जाता है, जेट धाराएं कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी से या धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, जेट धाराएं कहते हैं।
है ना। और ये शीत ऋतु में क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर चलती है और जेट धारा के कारण ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात लेकर आती है ना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं बच्चों, यानी जो महासागर होते हैं, जो समुद्र के आसपास जो गर्म वाला क्षेत्र नहीं होता, वहां से बहने वाली जो हवाओं को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये काफी तीव्र चक्रवात ये भारत में प्रवेश करता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि कैसी होती है, अब ये समझो। देखो सितंबर के दूसरे हफ्ते में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से धीरे धीरे लौटने लग जाता है, ठीक है ना, सितंबर। और अक्टूबर से दिसंबर तक शुरुआत तक दक्षिण भारत में वापस पूरी तरीके से लौट जाता है। और ये प्रक्रिया मानसून के आगमन के विपरीत क्रमिक होता है, यानी मानसून आया फिर मानसून वापस पूरी तरीके से लौट जाएगा। मानसूनी पवनों के लौटने से क्या होता है, आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है और दिन का तापमान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन रातें क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है यार। इस ऋतु में अगर देखा जाए तापमान अधिक हो जाता है ना दिन में। और बंगाली खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में चले जाते हैं और पर्याप्त वर्षा करते हैं, जैसे तमिलनाडु में ये बारिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। एनिमेशन के साथ है बच्चों, इतना हो सके ज्योग्राफी का तो मैं इतना तुम सोचोगा, ज्योग्राफी में तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले तुम लोगों को। बच्चों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा, लगातार मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ। लेकिन यार आप लोगों का थोड़ा सा ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आगे और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं, ठीक है ना। एनिमेशन के साथ वीडियो लेके आ सकूं। अभी मैं आप लोगों को ना जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है क्लास 11 का, तो मैं इसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर की पूरी सीरीज कराने वाला हूँ। ये कहीं बाहर से नहीं उठाऊंगा, मेरे खुद के क्रेडिट सैंपल पेपर्स होंगे। फिर आपके लिए नोट्स भी अभी उपलब्ध करा दूंगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी के। तो बच्चों प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है। बच्चों देखो होता क्या है, जो नदियां जो होती है ना, नाले या अन्य जाल, मतलब नदियों का जो जाल, साधारण शब्दों में कहा जाए नदियों का जो जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। डेफिनेशन देख लो, ठीक है। वाहिका अर्थात नदियां, नाले व अन्य जल निकास तंत्र जिनसे वर्षा का जल बहते हुए किसी बड़ी झील में चला जाए, किसी तालाब में चला जाए या किसी सागर में चला जाए, इन्हीं वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी नदी वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। आप इसमें भी ऐसे याद कर सकते हैं। अपवाह तंत्र के बच्चों प्रतिरूप भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे जो नदियां होती हैं कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है ना, तो इनका अपवाह तंत्र कई तरह का होता है। तो अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है वृक्षाकार प्रतिरूप। इसमें बच्चों क्या होता है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, ठीक है, यानी जो पेड़ की शाखाओं के रूप में दिखता हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे हमारा उत्तरी भारत की जो मैदान की जो नदियां है ना, वो वृक्षाकार रूप में आप चित्र में भी देख सकते हो। इस प्रकार की नदियां, देखो एक नदी है, सपोज को मैं गंगा ही ले लेता हूँ। गंगा अपवाह तंत्र से बड़ा अपवाह तंत्र है ना, तो यहाँ से कई सारी नदियां बनती है ना, तो यही अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा आता है अर्य प्रतिरूप। जब नदियां क्या होती है, किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे अर्य प्रतिरूप कहते हैं बच्चों। देखो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, किसी क्षेत्र से निकली और कई भागों में बट गई। अमरकटक पर्वत की श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो अर्य प्रतिरूप में पाई जाती है। जो अमरकटक जो पर्वत है वहां से जितनी भी नदियां निकलती है वो अर्य प्रतिरूप में पाई जाती हैं। तीसरा आता है जालीनुमा प्रतिरूप। अब जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है बच्चों, तो जब मुख्य नदियां क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर यानी एक साथ बैठते समानांतर बहती है और सहायक नदियां उनके संकोण पर मिलती है 90 डिग्री पर, तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है, जो आप चित्र में भी देख सकते हो। तीसरा आता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील गर्त में चली जाती हैं, ठीक है, पानी चला जाता है उनका, तो ऐसे में क्या होता है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो। अब बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताओं के बारे में कि आखिर हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषता क्या है। तो पहला तो याद है, हिमालय अपवाह तंत्र में जो नदियां होती हैं वो काफी ज्यादा लंबी हैं और विकसित हैं,
यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ठीक है, 3 नदियां काफी ज्यादा बड़ी हैं बच्चों। और दूसरा, ठीक है, हिमालय उपतंत्र की जो नदियां होती हैं वो 12मासी होती हैं, यानी 12 के 12 महीने क्या होता है, इन नदियों में पानी होता है। कहाँ? क्योंकि देखो भाई, अगर 4-5 महीने मैंने बोला चलो वर्षा के द्वारा पानी मिल गया, और 5-6 महीने नहीं, क्या होता है, जो बर्फ होता है ना गर्मियों में, जो बर्फ पिघलता है तो उनसे ही पानी मिल जाता है। तो जैसे 12 महीने पानी मिल रहा है तो इसीलिए 12मासी कहलाती है, यानी 12 महीने पानी रहता है। ये नदियां गहरे गार्ज से गुजरती हैं और अपरदन की क्रिया तो करती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, ये नदियां अपने साथ क्या करती हैं, पर्वतीय मार्ग में आकर घाटियों का निर्माण करती हैं। ये नदियां हिमालय से निकलती हुई क्या करती हैं, उत्तर भारत में उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों, और इस हिमालय अपतंत्र क्या नया है बच्चों, नवीन है, क्योंकि हिमालय अपतंत्र का निर्माण अभी भी हुआ है। अभी नहीं मतलब ये 2-3 साल पहले नहीं हुआ, तो मतलब हो गया है 2-3 हजार करोड़ साल पहले। ठीक है, यहाँ नदियां विसर्प बनाती हैं, सांपों की तरह बहती ही नहीं और अपने मार्ग भी बदल लेती हैं। जैसे लड़कियां अपने बुराद मानना है कि रंग नहीं बदलती, ठीक है ना, कोई गुस्सा होगी कहीं कमेंट ही भर दे, ऐसा मत करना। ठीक है, ये नदियां हिमालय की हिमचालित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती है, यानी हिमालय क्षेत्र से जल प्राप्त करती है और हमेशा बहती रहती हैं ये नदियां जो होती हैं। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई लड़की गुस्सा मत हो जाना जो मैंने बोला कि लड़कियां रंग बदलती है ना, ये पता चले तुम कमेंट भर दो और मेरी बेइज्जती हो जाए। चलो ठीक है, इसके साथ साथ हिमालय अपतंत्र में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बोलता है। 2 डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां जो है अपना डेल्टा जो बनाती है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है। बात करते हैं हिमालय तंत्र में जो नदियां हैं, जैसे मैंने बात करी सिंधु नदी के बारे में, पहले बात कर सिंधु नदी के बारे में। पहले तो याद रखना कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 11,62,000 वर्ग किलोमीटर की तो नदियां है ये, और भारत में इसकी जो लंबाई है कितनी है बच्चों, 2,880 किलोमीटर है। ठीक है ना, सॉरी नहीं, इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है इसकी 2880 यानी 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। और भारत में ये हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है बच्चों, सबसे पश्चिमी नदी। और ये कहाँ से निकलती है बच्चों, ये बेसिकली तिब्बत के कैलाश पर्वत की जो जगह है, कैलाश पर्वत के बोखरचू के नजदीक हिमनद से निकलती है, बोखरचू से हिमनद से निकलती है। ठीक है बच्चों, हाँ। इसके साथ साथ तिब्बत में इसे सिगी खबान शेरमुख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में इसे जास्कर की श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बालूचिस्तान है वहां चली जाती है। लद्दाख श्रेणियों को काटते हुए नदी क्या करती है, जम्मू कश्मीर और गिलगित, जो गिलगित एक जगह है, जम्मू कश्मीर जगह है गिलगित, तो गिलगित में तो काफी अच्छा सुंदर महाखंड का निर्माण करती है। दर्शनीय काफी सुंदर होता है ये। और सिंधु नदी के तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं बच्चों, जैसे त्योक, गिलगित, जास्कर, पूजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग, द्रास, इस प्रकार की बहुत सारी सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु नदी की। सिंधु नदी की मुख्य जो सहायक नदी है बच्चों, जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलुज हो गई। इसी नदियों के बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, हमें 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। चलिए पहला बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो पहला तो याद है ये सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ये कश्मीर घाटी की दक्षिणी पूर्व पीर पंजाल के गिरिपथ से जो वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से क्या करती है, ये श्रीनंगूर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंडों का निर्माण करती है। पाकिस्तान में जंग के पास ये चेनाब से मिल जाती है। झेलम जो है फिर जंग के पास, जंग जगह है, उसके बाद चेनाब से मिल जाती है। तो चलो बात कर लेते हैं चेनाब नदी के बारे में। तो याद है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। और चंद्रा और भांगा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये 2 नदी जो होती है चंद्रा और भांगा, इन 2 के मिलने से चेनाब बनती है। और ये हिमालय प्रदेश के केलांगू के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभांग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभांग, चांद्रा और भांग के 2 से मिलता है ना, चंद्रभांग भी कहा जाता है इसे। रावी नदी के बारे में, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो पहला तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी की काफी महत्वपूर्ण और सहायक नदी है, और ये हिमालय के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग के दर्रे से निकलती है। ठीक है, और ये राज्य की चंबा घाटी से बहती है। कहाँ से बहती है बच्चों, चंबा घाटी से बहती है ये नदी। और पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के पास में चेनाब नदी के मिलने से ये नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच के प्रदेशों में बहती रहती है।
रावी नदी की कुल लंबाई आप चित्र में देख सकते हैं 710 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है व्यास नदी। अब व्यास नदी क्या है कि सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट जो एक जगह है व्यास कुंड से ये निकलती है और ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बच्चों? कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली कुल्लू घाटी और धौलाधार श्रेणी में काटती हुई ये लारंगी गार्ज का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में जब प्रवेश करती है ना बच्चों, जहाँ हरिके बवान जो है ना के पास ही सतलुज नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब बात कर ले सतलुज नदी के बारे में। यह नदी तिब्बत में 4555 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लोंग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपण के एक गार्ज से निकलती है बच्चों। ये हिमालय पर्वत श्रेणी की शीपकीला से होती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नागर परियोजना के जो भाखड़ा नागर जो परियोजना है ना बच्चों, उससे संबंधित है सतलुज नदी के बारे में। बात करते हैं गंगा नदी, जिसे हम गंगा माँ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गधे जो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि गंगा में जाके हम अपने पाप धो लेंगे, तो ऐसा नहीं होना। चलो बच्चों एक कहानी सुनाता हूँ। एक हुआ क्या था बच्चों, जब मैं 11वीं क्लास में था, ठीक है, तो हुआ क्या था, क्वेश्चन आया था हम लोग पेपर में कि गंगा नदी की विशेषता बताएं। तो मैंने तो बता दी थी। तो उसमें से एक बच्चा था, उसने लिखा कि गंगा हमारी माँ है, गंगा में लोग जाते हैं और पाप धोते हैं। ठीक है ना, और पापी जितना पाप करते हैं लोग, इसमें सब पाप मिट जाता है। इस टाइप से उसने आंसर लिखा। सर ने जो बच्चों उस बच्चे की मतलब झाई उड़ाई ना, पूछो मत। ठीक है, तो सॉरी झाई एक अलग शब्द हो जाता है, ज्यादा मतलब वो मत देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो पहला तो याद रखना आप कि तो चलो गंगा नदी के बारे में पहला तो याद रखना बच्चों, द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से काफी जो गंगा नदी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जो गोमुख के पास यानी हिमनद से निकलती हैं और यहाँ पर ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। मतलब उत्तराखंड में इसे भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है ना, देवप्रयाग के मिलने से ये भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और बाद में इसे गंगा कहा जाता है, यानी याद रखना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में जब प्रवेश करती है ना बच्चों, तो हरिद्वार की जो दक्षिणी भाग है ना और दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर ये बहती रहती है और अंत में ये दक्षिणी मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भागीरथी और एक हुगली, दोनों में बढ़ जाती है। हुगली आपने पश्चिम बंगाल में सुना होगा, एक पत्तन भी है और नदी भी है। बांग्लादेश से प्रवेश करने के बाद क्या होता है बच्चों, इसका नाम पद्मा हो जाता है, यानी बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 25 है, 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है बच्चों। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो 12 मासी होती है। कहने का मतलब क्या, इनके नदियों में जो पानी होता है वो 12 के 12 महीने होता है ना। बात करते हैं यमुना नदी के। अब इसमें इसके साथ यमुना जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और सोन जो है इसके राइट किनारे पे मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी। गंगा नदी जो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों, इस चीज को याद रखना। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, पहला तो याद रखना। और ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर में जो चेमा युंगडुंग से निकलती है और ये दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदानों की ओर बहती रहती है और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है नदी, जहाँ इसे जैसे मतलब ऐसे क्या होता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सांगयो लिख दिया है मैंने, सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। ठीक है, हिमालय के गिरिपथ में इसे सीरांग और दिहांग, ठीक है बच्चों, दिहांग, सिहांग और मतलब दिहांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए क्या करती है, बाएं तट पर अपनी प्रमुख सहायक नदियों से यानी दिबांग और सीकांग और लोहित मिलती है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी
जाती है। बांग्लादेश में इसे तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है ना, इसके दाहिने किनारे पे मिलती है और इसके बाद ये जमुना कहलाती है। गंगा एक यमुना है, एक जमुना है, तो जो बांग्लादेश में जमुना, तो जमुना कहलाती है। अंत में नदी पद्मा के साथ यानी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी दक्षिण भारत के। हमने अभी हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करी, अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करें। पहला तो याद रखिएगा, ये नदियां पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी जाती है। ये अपवाह तंत्र काफी पुराना है बच्चों। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग में यानी जो निश्चित मार्ग है ना, वो चलती रहती हैं और ये विसर्प नहीं बनाती हैं। ये नदियां वर्षा पर ही निर्भर होती हैं बच्चों, केवल वर्षा के पानी पर, इसलिए गर्मियों में क्या होती है, सूख जाती हैं। कभी कभी तो देखा जाता है लुप्त भी हो जाती है, ठीक है ना। ये नदियां अपने विकास की पूर्णावस्था यानी बूढ़ी अवस्था में है। इन नदियों की जो चौड़ी तथा उथली पुथली है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है जो बच्चों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय तंत्र की। और सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों, गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को याद रखिए, दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था, सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, जिसका नाम है जलवायु, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो बच्चों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर मौसम तथा जलवायु में अंतर होता क्या है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, मौसम जो है ना, मौसम एक तरीके की क्षणिक अवस्था है, यानी वायुमंडल की क्या होती है, एक छोटी सी अवस्था है। यानी मौसम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम जल्दी जल्दी क्या होता है, बदलता है। जैसे एक दिन में या एक सप्ताह में मौसम कई बार बदल सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि मौसम जो है एक दिन में कई बार बदल सकता है। और मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, सुबह, शाम, रात, दोपहर, इस तरीके से मौसम बदलता रहता है। दूसरा आ जाओ जलवायु। देखो बच्चों, जलवायु का मतलब होता है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, यानी एक लंबे समय की मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में काफी लंबे समय तक बच्चों रहता है। जैसे जो जलवायु होता है वो किसी क्षेत्र में 50 या इससे ज़्यादा समय तक रह सकता है, जो जलवायु होती है। जैसे भारत की जलवायु कौन क्या है बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भारत की जलवायु कौन सी है, ठीक है ना। चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है ना। चलो अब बात करते हो भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर हमारे भारत में मौसम को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। पहला आता है वायु दाब तथा ताप का धरातलीय वितरण। इसका अर्थ क्या होता है, देखो बच्चों, आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी पर, है ना, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ वायु दाब का भी क्या है, अलग अलग वितरण है। यानी देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, राजस्थान ले लो, तो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, कम होता है। वहीं जम्मू कश्मीर ले लो, वहाँ क्या होता है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक वायु दाब तथा ताप का धरातलीय वितरण है। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण और वायु राशियों का अंतर्वाह। इसका मतलब क्या होता है, यानी हमारी सतह से ऊपरी भाग में, यानी हमारी सतह से ऊपरी भाग में क्या है, वायु की जो चलने की जो गति है वो क्या है, अलग अलग है। इसके साथ साथ एक क्षेत्र की वायु दूसरे क्षेत्र की वायु, यानी दूसरे क्षेत्र की वायु में जाकर जब मिलती है तो उसे वायु राशियों का अंतर्वाह कहा जाता है ना। और तीसरा है वर्षा लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम से आने वाले ऐसी हवाएं जो हवा भी लेकर आती हों और बारिश भी लेकर आती हों, तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऐसे चक्रवात होते हैं जहां समुद्र का आसपास का क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है, उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात लेकर कहते हैं। ये तूफान है ना, चीज़ें लेकर आती है, जैसे तूफान हो गया, बारिश हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर आती है। तो ये तीन चीज़ें क्या करती हैं, भारतीय मौसम को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती हैं। अब देखो भारतीय मानसून की विशेषता क्या है ना।
जैसे चलो मैं आंसर आप लोगों को बता ही देता हूँ। भारत के जो मौसम है उसे मानसूनी वायु कहते हैं। ठीक है, वायु की जलवायु, भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। देखो ऋतु के अनुसार वायु की दिशा क्या होती है, मतलब बदलती रहती है। आप सभी को पता है गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सर्दियों में ठंडी हवा चलती है ना। तो इसलिए मानसूनी पवनें क्या होती है? अनिश्चित होती है, इनका कोई समय नहीं होता और ये अनियमित होती है, कभी ज़्यादा हो जाएंगी तो कभी कम हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ऋतु के अनुसार वायु की दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसलिए मानसूनी पवनें क्या होती है? अनिश्चित होती है और अनियमित होती है, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके साथ साथ मानसूनी पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता होती है। आप देखो बच्चों, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यानी भारतीय जलवायु को व्यापक आपको एक रूपता प्रदान करता है ना। जैसे कि आपको देखा होगा, जैसे कि अगर मैं मेघालय के मानसिनराम के बारे में बात करूँ तो वहाँ बारिश होती रहती है हमेशा, लेकिन राजस्थान में बारिश होती है क्या? नहीं होती, है ना। तो ये क्या दर्शाता है? भारतीय मानसूनी पवनों को दर्शाता है कि प्रादेशिक विशेषता को दर्शाता है कि हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है भारत विषुवत रेखा के ऊपर है। कहाँ है? विषुवत रेखा के ऊपर। आपको नीचे लाइन दिख रही होगी विषुवत रेखा, तो भारत विषुवत रेखा के ऊपर है और कर्क रेखा के क्या है? बीच से गुजरती है। उत्तर में हमारे हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हमारे क्या है बच्चों? हिंद महासागर है, जिसके कारण हमारे भारत की जलवायु उष्ण और मानसूनी जलवायु होती है, यानी मानसूनी वर्षा पाई जाती है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, है ना। अब हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? यानी अक्षांश है। अब अक्षांश का मतलब क्या होता है? अक्षांश मतलब हमारी पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा, मैंने अभी बताया, रेखा है ना। और कर्क रेखा क्या पड़ता है? बीच से पड़ता है। भारत का जो दक्षिणी भाग जो है वो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में पड़ता है ना, जिसके कारण हमारे उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र हो जाता है भारत में। जबकि कर्क रेखा पर क्या होता है, यानी उत्तर भाग जो कर्क रेखा है वो उत्तर भाग में है, जिसके कारण हमारे भारत में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में, नीचे वाला। ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है हमारे उत्तर में और दक्षिण में हमारे कौन से बच्चों? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। दूसरा आता है पर्वतीय श्रेणी। देखो आप सभी को पता है भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है ना, जिससे क्या होता है? ठंडी उत्तरी हवाएं क्या करती है? भारत में आती है और हिमालय क्या करता है? हमारे पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोकता है। इससे कारण हमारे भारत की जलवायु क्या होती है? हमेशा बैलेंस रहती है, यानी संतुलित बनी रहती है। साथ ही क्या होता है? ये पहाड़ पर्वत जो होते हैं मानसूनी पवनों को क्या कर देते हैं? रोक कर हमारे भारत में क्या लेकर आते हैं? बारिश लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा हिमालय जो है हमारा एक अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये ठंडी हवाओं को रोकता है ना। और इस तरीके से हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु आप देख सकते हो। तीसरा होता है जल और स्थल का वितरण। अर्थात देखो भारत के प्रायद्वीपीय भाग का एक भाग क्या है? बंगाल की खाड़ी। हमारे भारत के दक्षिण भाग में देखोगे तो एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है हमारा, और दूसरा तरफ क्या है बच्चों? अरब सागर से घिरा हुआ है, जिसके कारण ये जलवायु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जिसके कारण हमारे क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं उनमें आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी ग्रहण करने की क्या होती है? काफ़ी सहायता करती है। ठीक है ना। इसी तरीके से देखो हमारे भारत में मानसून का आगमन दक्षिण से होता है ना। कहाँ से होता है? दक्षिण से, क्योंकि दक्षिणी भाग क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। अब बात करते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं। देखो बच्चों, भारत की अगर परंपरागत यानी पुरानी ऋतुएं देखा जाए तो द्विमासिक आधार पर बनी है। कितने आधार पर बनी है? द्विमासिक आधार पर। इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 6 है। यानी भारत में 6 ऋतुएं हैं। जैसे पहला है बसंत ऋतु, जो कब होती है बच्चों? मार्च से अप्रैल में होती है। दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु, जो मई से जून में होती है। तीसरा आता है वर्षा ऋतु, जो जुलाई से अगस्त में होती है। चौथा आता है शरद ऋतु, जो सितंबर से अक्टूबर में होता है। पांचवा है हेमंत ऋतु, जो नवंबर से दिसंबर में होता है। और छठा है शिशिर ऋतु, जो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है। तो इस तरीके से भारत में क्या होता है? 6 ऋतुएं होती है और इन सबकी अलग अलग विशेषता है। जैसे वसंत ऋतु आप सभी को जानते हो, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का टाइम, वर्षा ऋतु यानी बारिश का टाइम, शरद ऋतु यानी सर्दियों का टाइम। इस तरीके से हर एक ऋतु की अपनी एक अलग क्या होती है? विशेषता होती है। अब देखो कोपेन की जलवायु के अनुसार जलवायु का प्रदेश, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपेन की जलवायु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो देख लेते हैं। पहला आता है हमारा लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। इसे AMW प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु क्या होती है? इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ होती है। किसके साथ होती है बच्चों? इस प्रकार की जलवायु क्या होती है? पश्चिमी तट के साथ
होती है। अगर इस जलवायु की विशेषता के बारे में बात करो, देखो ये साल में ज़्यादातर समय क्या लेकर आती है, यानी AMW जो प्रकार की जलवायु है ये साल में ज़्यादातर बारिश लेकर आती है ना। इसके साथ साथ ये थोड़े यानी साल में थोड़े समय के लिए कहते हैं हल्की शुष्क रहती है, थोड़ा गर्मी टाइप सा होता है ना। इसके साथ साथ मौसम गर्म भी होता है और थोड़ा नम होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा भारत का केरल प्रदेश होगा, केरल, कर्नाटक, ये जो तटीय भाग है ना, यहाँ AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, जिसे हम AS प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित है, मतलब यहाँ कोरोमंडल जो तट है ना, वहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु का जो तट हो गया, ये जलवायु कैसी होती है, यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा जलवायु, और बारिश ज़्यादातर सर्दियों में होती है। इस समय कब होती है, सर्दियों में, ज़्यादातर उत्तर पूर्वी भाग में होती है, और मौसम थोड़ा गर्म होता है। और इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, याद रखना। तीसरा आता है AW प्रकार की जलवायु, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ये लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, हमारे दक्षिण में पूरी तरीके से पूरे साल रहती है। ठीक है, इसमें गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियों में क्या होता है, सूखा होता है, और मध्यम में क्या होता है, बीच में बारिश होती है। घास के मैदान यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सवाना इसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, और कर्नाटक का आंतरिक भाग आ जाता है। चलो, चौथा आता है बच्चों अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसे BSHW प्रकार की जलवायु कहते हैं। अब इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है, तो ये बेसिकली प्रायद्वीपीय का अंदरूनी भाग होता है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें बारिश कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूखा अक्सर यहाँ देखा जाता है, और खेती करना इस प्रकार की जलवायु में काफ़ी कठिन होता है। ये उदाहरण के लिए इसके क्षेत्र कौन कौन से बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, लिखा नहीं है मैंने, गुजरात, हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान है। तीसरा आता है बच्चों, पांचवा आता है हमारा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब इस प्रकार की जलवायु कौन सी होती है, तो उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु होती है इसे BWHW जलवायु भी कहते हैं। यह हमारा पश्चिमी राजस्थान की तरफ होता है। कैसी जलवायु होती है, इस समय बहुत ही कम बारिश होती है, दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रात में बहुत तेज क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रेतीला इलाका होता है, जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है ना, जैसे थार मरुस्थल सुना है, यही थार मरुस्थल में क्या होता है, BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। छठा आता है शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, जिसे CWG कहा जाता है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु कैसी होती है, इसमें गर्मियों में बारिश होती है, और सर्दियों में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और सर्दी ज़्यादातर ठंडी नहीं होती है, मतलब सर्दियों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब हो गया, यहाँ CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सातवां आता है ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, जिसे DFC कहा जाता है। ये पूर्वी पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है बच्चों हमारे भारत का। कैसी जलवायु होती है, ठंडी सर्दी वाला क्षेत्र होता है, साल भर क्या होती है, नमी होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। अच्छी खासी क्या होती है बच्चों, इसके अंदर बारिश होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 7 जलवायु होती है। ठीक है, जैसे आपने मैंने बोला हाँ, ये ज़्यादातर इस तरह की होती है। ठीक है, इसके मैं अगर ध्रुवीय जलवायु के बारे में अगर बात करूं तो इस चीज़ को याद आना, ध्रुवीय जो जलवायु होती है, इस प्रकार की जलवायु कश्मीर और निकटवर्ती पर्वतीय श्रृंखलाओं में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे भारत की क्या है, ये प्रमुख क्या है, जलवायु है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो है क्या, देखो एल नीनो का मतलब है कि बालक ईसा, यानी एक ईसा मसीह के जो छोटा बालक नहीं होता तो बालक ईसा, ये एक मौसम की घटना होती है जो दिसंबर में क्या होती है, दक्षिणी अमेरिका की जो पेरू तट है ना, यहाँ होती है। इसमें पेरू के हम्बोल्ट धारा का पानी जो होता है, जो पेरू जो है, जो क्षेत्र है, यहाँ के आसपास का जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने जाता है, इसका असर दुनिया के अलग अलग जलवायु पर पड़ता है। कहीं कहीं तो सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और कहीं कहीं तो क्या होता है, भारत की जलवायु भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए इसे एल नीनो कहा जाता है, जो पेरू तट से होता है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, पेरू तट से ये निकलता है जलवायु। फिर आता है मानसून। मानसून, देखो मानसून शब्द का मतलब होता है क्या, देखो मानसून जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवनों की दिशा, है ना।
या मौसम के अनुसार बदलना, यानी पवनों की दिशा जब मौसम के अनुसार बदलती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मानसून कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक होता है मानसूनी विस्फोट। क्या होता है, मानसूनी विस्फोट। अब देखो क्या होता है, जब आर्द्रता यानी नमी से भरी हुई हवा जो होती है, पवनें होती है, अचानक अपनी नमी तेज गर्जन के साथ छोड़ती है। जो अपनी बारिश पानी है वो बहुत गरज के साथ छोड़ती है, तो क्या होता है, मूसलाधार यानी बहुत बड़ी बारिश होती है। इससे कुछ ही घंटों में क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की इसी अचानक भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मानसूनी विस्फोट होता है ना। इसमें गरज भी होती है, तूफान भी होती है, बारिश भी होती है, इसलिए मानसूनी विस्फोट कहा जाता है। एक होता है मानसूनी विच्छेद। अब मानसूनी विच्छेद का समझना अर्थ क्या होता है, जब मानसूनी पवनें 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक वर्षा नहीं करती है, यानी मानसून का टाइम तो है लेकिन 2 या 2 से अधिक हफ्ते तक क्या होता है, बारिश नहीं होती है, तो वर्षा ऋतु में सूखा पड़ जाता है और इसे मानसूनी विच्छेद कहा जाता है। ये ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कमजोर होने या ITCZ की स्थिति बदलने से होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में तापमान का विलोमता के कारण क्या होती है, बादल ऊपरी नहीं उड़ पाते हैं, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाती है ना। आप सभी को पता है कि जैसे कि वाष्पीकृत जो वो जो भाप है, जब ऊपर जाएगा तभी तो बादल बनेगा ना, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पाता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। कंप्लीट पार्ट तो नहीं कहूँगा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा जिससे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। एनिमेशन वीडियो होने वाली है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट और इंडियन ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं इस सेकंड पार्ट में क्या रह गया था। देखो फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात कर लिया था। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सामाजिक वानिकी के बारे में बात कर लिया, ग्रामीण वानिकी के बारे में बात कर लिया था और फार्म वानिकी के बारे में बात कर लिया था, ठीक है ना। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो पहला पार्ट आप देख कर आओ, तभी आप सेकंड पार्ट को समझोगे, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं। देखो अब बात करते हैं पहले वन संरक्षण नीति के उद्देश्य, है ना। हमें वर्ड से समझ में आ रहा है वन संरक्षण नीति का मतलब क्या है, यानी वनों को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए कौन सी नीतियां बनाई गई है। तो देखो तो इसके उद्देश्य क्या है। पहला, हमारे पूरे भारत में यानी देश में 33% जो भाग है उन पर क्या लगाना चाहिए, वन लगाना चाहिए, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा है पर्यावरण संतुलन, यानी हमारे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, है ना, और हमारे पारिस्थितिक असंतुलित जो क्षेत्र है वहां वन लगाना चाहिए। यानी जैसे कि जहां जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, वहां आप क्या करो, वो असंतुलित क्षेत्र है, ठीक है, मतलब उन पर क्या लगाना, वन लगाना चाहिए और वन लगाना चाहिए। इसके साथ साथ देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवांशिक मूल का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमारे देश की धरोहर है क्या, हमारा प्रकृति है, हमारे भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता है ना, हमारे आनुवांशिक मूल है, ये हमारे देश की धरोहर है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके साथ साथ मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखे को नियंत्रित करना चाहिए। देखो इसी से मुझे एक पॉइंट याद आया, अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि अरावली पर्वत का सारा जो अरावली पर्वत जो है उसके जितने भी पहाड़ी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, उन सबको काट दिया जाए। तो जब उनको काट दिया जाएगा तो राजस्थान का जितना जो वो धूल मिट्टी है वो सारा का सारा हमारे उत्तर भारत में आएगा, जिसके कारण भारत में मरुस्थलीकरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मरुस्थलीकरण शुरू होगा तो ये सारा का सारा जो रेत है ये हिमालय पर जाएगा और हिमालय का जितना बर्फ है वो सारा पिघलेगा, जिसके कारण उत्तर भारत में बाढ़ आ जाएगी। तो हमें मृदा अपरदन को रोकना चाहिए, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। पांचवा है बंजर या खराब भूमि पर हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक वानिकी, यानी पूरे समुदाय या समाज को प्रतिभागी बनाकर वहां वन लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाकर जंगलों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें फैलाना चाहिए। इसके साथ साथ वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जो जनजाति है उनको इमारती लकड़ी उपलब्ध कराया जाए, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग में लाना चाहिए। ये था इसका उद्देश्य। इसके साथ साथ और भी उद्देश्य थे, जैसे पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए
जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। ऐसा आंदोलन चलाया गया था, आप सभी को पता होगा, चिप्पू आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, है ना। इसके साथ साथ वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाया जाए कि वन जो हो गए और वनों में रहने वाले जीव जंतु है उनको संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये था इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं जीवन मंडल निश्चय या जीव मंडल निश्चय भी कहा जाता है। देखो, जीव मंडल निश्चय का मतलब क्या होता है? ये आरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां भूमि और तटीय पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जहां जमीन भी होती है और एक इकोसिस्टम जो होता है ना वो बना रहता है, जिन्हें यूनेस्को ने क्या किया, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत क्या दी है, मान्यता दी है। किसने दी है? यूनेस्को ने। अब देखो, जीव मंडल निश्चय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो जीव मंडल निश्चय के उद्देश्य 3 है। पहला उनका संरक्षण करना, दूसरा उनका विकास करना और तीसरा उनकी व्यवस्था करना, है ना। उनकी व्यवस्था के लिए मतलब लोगों को नियुक्त करना। इसमें क्षेत्र को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है। सभी प्रकार की वनस्पति तथा वन जीवों का संरक्षण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नंदा देवी जीव मंडल निश्चय, नीलगिरी जीव मंडल निश्चय और सुंदरवन जीव मंडल निश्चय। ये आपके मैप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप में भी ये आ सकता है। चलो इन तीनों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखो अभी बता दूं, देखो भारत के वह जीव मंडल यानी जीव मंडल निश्चय जिनके नाम यूनेस्को के जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। भारत के 14 जीव मंडल निश्चय है, जिनमें से 4 जीव मंडल निश्चय है ना। देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, सुंदरवन हो गया। मन्नार की खाड़ी में यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब नीलगिरी जीव मंडल निश्चय के बारे में बात करते हो। इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा था? नीलगिरी जीव मंडल। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए 5520 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5520 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति अगर देखा जाए तो यहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, अर्ध सदाबहार वन होते हैं, आर्द्र सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार सोलास होते हैं, घास के मैदान होते हैं, दलदल होते हैं। इस प्रकार के यानी इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी जीव मंडल निश्चय में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ जो संकटापन्न प्राणी है यानी नीलगिरी ताहर जो होता है, शेर जैसी दुम वाला बंदर, है ना, ऐसे भी कुछ यहाँ जीव जंतु रह रहे हैं। ये संकटापन्न प्रजाति है, लुप्त होने का खतरा इनका अभी है। और भी बहुत सारे अन्य प्राणी पाए जाते हैं, जैसे हाथी मिलता है यहाँ, बाघ गोर मिलता है, संभार मिलता है, चीतल मिलता है ना। और इसके साथ साथ इसकी आकृति अगर देखी जाए तो यहाँ की आकृति जो ऊबड़ खाबड़ होती है, क्या होती है बच्चों? ऊबड़ खाबड़ होती है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला 80% जो फूलदार जो पौधे होते हैं ना वो नीलगिरी निश्चय में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में। दूसरा आता है नंदा देवी जीव मंडल निश्चय। ये कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है। चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बागेश्वर, है ना, ये यहाँ है नंदा देवी। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं यहाँ। कौन से पाए जाते? शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत बर्फ वाले। यहाँ प्रजातियां कौन कौन सी? जैसे सिल्वर वुड हो गया यानी पेड़ हो गया, लैटीपोली और चीड हो गया, है ना, और रोटोडेंड्रोन, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वन्य जीव कौन कौन से? जैसे हिम तेंदुआ पाया जाता है, काला भालू पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग, है ना, यानी यहाँ भी पाया जाते हैं। हिम मुर्गा भी पाया जाता है, सुनहरा बाज भी पाया जाता है और काला बाज भी नंदा देवी जीव मंडल क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक है ना फार्म मान के देख लेते। देखो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अभी समझा देता हूँ। इसमें किसान अपने खेतों में व्यवहारिक महत्व वाले अथवा दूसरे वृक्ष लगाते हैं। वन विभाग इनके लिए क्या करता है? छोटे या मतलब मध्यम किसानों को निःशुल्क पेड़ पौधे क्या करता है? उपलब्ध कराता है कि भैया ये लो तुम्हें फ्री में हम पेड़ पौधे दे रहे हैं, आप क्या करो इसे लगाओ। खेतों की जो मेड़े हो गई, चारावाह हो गया, घास स्थल के पास जो पड़ी जो खाली खाली जमीन नहीं होती, जो पशुओं के बाड़ों में पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये आपका फार्म मान की कहलाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखो प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 2 प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चालू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में भारत में बाघों और हाथियों की संख्या और उनके प्राकृतिक जो आवास है जहां वो रह रहे उनके लगातार खत्म होते जा रहे हैं,
इसी को बचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही देख लो, टाइम देख लेना, ठीक है ना। तो इन दोनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे देखो, राष्ट्रीय उद्यानों को सुरक्षा के लिए उच्च स्तर पर रखा जाता है। यहाँ जानवरों को शिकार करने की मनाही की जाती है। भैया आप यहाँ किसी तरीके से हंटिंग नहीं कर सकते, यानी शिकार नहीं कर सकते, और किसी को भी भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता या आप जाके वहां जमीन खरीद सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। एक होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का मतलब क्या है? यानी ऐसे संरक्षित वन, है ना, या संकुचित सुरक्षा वाले क्षेत्र में कम सुरक्षा होती है। यहाँ जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ कुछ नियंत्रित मानवीय गतिविधियां और अच्छे कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। यहाँ भाई चल ठीक है, कुछ भलाई के लिए या अच्छे काम करने के लिए यहाँ के लोगों को दे दिया जाता है, चल भाई तुम इसकी केयर करो, ठीक है, ये होता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। ये एनिमेशन वीडियो होने वाली है और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। देखो बच्चों, वीडियो एक बात और बतानी थी आप लोगों को, ज्योग्राफी के सारे एनिमेशन जो वीडियोस है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, क्लास 11th के मैंने रेडी कर दिए हैं और सारे के सारे प्लेलिस्ट में है, जाकर देखो। और बच्चों जितनी मैंने वीडियोस बनाई है, इससे बाहर ज्योग्राफी में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। जाओ देखो और समझो। चलो वीडियो करते हैं शुरू। पहले हम बात करते हैं आखिर प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता क्या है। देखो, प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं? वह पौधे जो मानव की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगते हैं और अपने आकार और प्रकार और आवश्यकताओं को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ऐसे पेड़ पौधे जो बिना हमारी यानी मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं और हमारे प्रकृति यानी हमारे पर्यावरण के अनुसार ही क्या कर देते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में कैक्टस के पेड़ होते हैं, तो कैक्टस जैसे पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन राजस्थान में पानी ज्यादा नहीं होता, तो वहाँ कैक्टस के पेड़ उगते हैं और वो वहाँ के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। दैट मीन ये क्या है, एक प्राकृतिक वनस्पति है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। देखो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रमुख जैसे कि प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारतीय वनों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन होते हैं। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा आता है बच्चों उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा आता है पर्वतीय वन और 5वां आता है वनांचली या अनूप वन कहते हैं। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, वन होते हैं। चलो एक एक करके सबकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो बच्चों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? ये आर्द्र व उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आर्द्र और उष्ण का मतलब, आर्द्र मतलब जहां नमी होती है, उष्ण मतलब थोड़ा सा मतलब जो गर्मी होती है उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यहाँ यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तीसरा, सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। और इसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जो तापमान होता है बच्चों, वो 40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे उष्ण कहा जाता है ना। और ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे पश्चिमी घाट हो गया, है ना। पश्चिमी घाट मतलब आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, ये हमारा पश्चिमी घाट का पूरा एरिया पड़ जाता है ना। उत्तर पूर्वी का पहाड़ी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, विशेषता होती है। दूसरा बात करते हैं, एक आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखो क्या होता है, इसमें जो वर्षा होती है बच्चों, ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसके प्रमुख अगर क्षेत्र देखा जाए तो गंगा का मध्य मैदान हो गया, निचली घाटी हो गई, है ना, जैसे बांबर और तराई क्षेत्र,
है ना, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर आप देखोगे साल के पेड़ पाए जाते हैं, सागवान के पेड़ पाए जाते हैं, शीशम के पेड़ पाए जाते हैं, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, आम के पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष या पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है, इसके साथ साथ और विशेषता बात करते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं, है ना, या पतझड़ वन भी कहा जाता है। उनकी ऊंचाई यानी यहाँ पेड़ों की ऊंचाई जो होती है 30 से 45 मीटर तक होती है। ये इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे इनका आर्थिक जो महत्व है ना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये वन हमारे पूरे भारत में लगभग 25% क्षेत्र में क्या हुए, यानी जितने भारत है, भारत में जितने भी वन हैं उनमें 25% भाग किसका होता है, पर्णपाती वन का होता है। ठीक है, तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब ये क्या होता है बच्चों, यानी जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में कटीले वन या झाड़ियां पाई जाती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। जैसे शुष्क क्षेत्रों में होता है, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग हमारा जैसे कि राजस्थान, इस प्रकार के क्षेत्रों में ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसके साथ साथ जिनमें आपका गुजरात में बताया, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया, इन सब क्षेत्रों में क्या आते हैं, उष्णकटिबंधीय जो होते हैं ना वो कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आकाशीय खजूर, नागफनी यहाँ की क्या होते हैं, प्रमुख पेड़ पौधे होते हैं। इन वनों के जो पेड़ होते हैं बिखरे हुए होते हैं और इनकी जो जड़ें होते हैं काफी लंबी होती है और जल की तलाश में क्या होता है, काफी बड़े स्तर पर क्या होती है, फैली हुई होती है। इस प्रकार के जो वन होते हैं। चलो नेक्स्ट बात, इसके साथ साथ इसी में एक और है, पत्तियों का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है, ठीक है ना, और इन जंगलों में आपको चूहे देखने को मिल जाएंगे, खरगोश देखने को मिल जाएंगे, लोमड़ी हो गया, मतलब भेड़िए हो गए, शेर हो गया, है ना, और गधा हो गया, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, इस प्रकार के जानवर आप लोगों को उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा आता है पर्णपाती वन। ठीक है, क्या आता है बच्चों, पर्णपाती वन। अब आप बोलोगे कि सर उससे पहले भी तो पर्णपाती वन, लेकिन वो उष्ण वो था ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये क्या है, पर्णपाती वन है ना। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन क्या होते हैं, गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते जैसे मैंने बताया, और ये कम घने होते हैं, मतलब ज्यादा फैले हुए नहीं होते, घने कम होते हैं, और वृक्षों की जो ऊंचाई होती है ना वो कम होती है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वृक्षों की ऊंचाई लंबी होती है, लेकिन पर्णपाती वनों में वृक्षों की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। इसके साथ साथ इन वनों में लकड़ी कम कठोर होती है। ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं, यानी पर्णपाती वन होते हैं जो पूरे भारत में पाए जाते हैं, और लकड़ी की बहुत ज्यादा कमजोर होती है। इन वनों की लकड़ी बहुत ज्यादा लेकिन उपयोगी भी होती है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। एक होता है अनूप वन। अब सर आप बोलोगे सर जी आपने तो 5 बनाए, अब ये अनूप वन क्या होते हैं, देखो समझा रहा हूं ना, समझो। तो देखो अनूप वन क्या होते हैं, देखो भारत के स्थायी जलयुक्त, जलयुक्त का मतलब क्या होता है, जहां आर्द्र क्षेत्र वनस्पति को जैसे मैं बताता हूँ, देखो भारत के स्थायी जलयुक्त या आर्द्र क्षेत्रों में वनस्पति को वेलांचली वन या अनूप वन कहा जाता है ना। भारत में ऐसी 8 आर्द्र भूमियां हैं जो घने वन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये मतलब जो इन पेड़ों की जो जड़ें होती है वो क्या होती है, पानी में डूबी हुई होती है, ठीक है ना, पानी में डूबी होने के कारण इन्हें वेलांचली या अनूप वन कहा जाता है। इस प्रकार के भारत में 8 वन हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा चित्र में। इसके साथ साथ भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा जो है ना हमारे मैंग्रोव वनों के लिए काफी फेमस है। इन वनों में टाइगर से लेकर जो सरीसृप का मतलब सांप आप होते हैं तक बड़े से बड़े जानवर पाया जाता है, ठीक है। हमारा डेल्टा वन है ना, दुनिया से सबसे बड़ा वो है ना, हमारा भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा, हमारा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वन क्षेत्र। अब बोलो सर वन क्षेत्र क्या होते हैं, वन क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें राजस्व विभाग या है ना, राजस्व विभाग जो होता है, जो टैक्स इकट्ठा करता है, उसके द्वारा आधिकारिक रूप से वन घोषित किया गया है। इनमें तय सीमा के अंदर आने वाली भूमि को वन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन क्षेत्र कहा जाता है ना। एक आता है वास्तविक वन आवरण। क्या होता है, देखो वास्तविक वन आवरण
वह क्षेत्र होता है जो वास्तव में प्राकृतिक वनस्पति से ढका होता है, यानी जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। भारत में 2001 में इसका क्षेत्रफल कितना था? 20.55% था, है ना। अब तो और बढ़ गया होगा, लेकिन सॉरी कम हो गया होगा, बढ़ तो सकता नहीं, आपको पता है लगातार तो पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो बढ़ने की संभावना तो मुझे तो बहुत कम लगती है। ठीक है, एक होता है सामाजिक वानिकी। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखो, सामाजिक वानिकी का मतलब होता है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद देने के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना, और उस पर भूमि पर वन लगाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। अर्थात समाज, लोगों, गांव के लोगों द्वारा क्या करना, मतलब वनों के विकास के लिए पेड़ पौधे लगाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। साधारण शब्दों में सामाजिक वानिकी, जैसे मैंने बताया, सामाजिक वानिकी जो शब्द है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 और 1969 के बीच में किया था। सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग। ठीक है, सामाजिक वानिकी का पहला उद्देश्य क्या होता है? पहला, जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी उपलब्ध कराना, यानी जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं जो गाँव पर यानी जंगलों पर डिपेंड है, उन लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां जो है ना वो उपलब्ध कराना है। दूसरा है छोटी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तीसरा है फलों का उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि सामाजिक वानिकी में वन लगाए जाते हैं तो इनमें ऐसे पेड़ भी लगाए जाते हैं जो फल देते हैं, तो फलों वाले उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है, कि छोटे छोटे वन लगाए जाए, है ना, ताकि मतलब आपूर्ति की जा सके। सामाजिक वानिकी के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? सामाजिक वानिकी के 3। पहला होता है शहरी वानिकी, दूसरा होता है ग्रामीण वानिकी, और तीसरा होता है फार्म वानिकी। अब चलो तीनों के बारे में समझते हैं। पहले बात करते हैं शहरी वानिकी। शहरी वानिकी का मतलब क्या है? शहरी वानिकी का मतलब होता है शहरों में पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना शहरी वानिकी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा शहरों में क्या करना होता है? पार्क बनाए जाते हैं, है ना, हरी पट्टी बनाई जाती है। हरित पट्टी जो आपने सड़कों पर देखी होगी, सड़कों के किनारे जो रेल मार्ग और औद्योगिक जहाँ उद्योग फैक्ट्रियाँ होती है ना, उन क्षेत्रों में भी क्या करना? पेड़ पौधे लगाना। ये शहरी वानिकी का क्या होता है? अंग होता है। शहरों में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा आता है ग्रामीण वानिकी। इसके अंतर्गत कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी को क्या होता है? प्रोत्साहित किया जाता है, यानी खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और सामुदायिक तौर पर क्या किया जाए? जितने ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाए जाए। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण वानिकी कहते हैं, है ना। पेड़ वानिकी का मतलब वन को रोपना, ग्रामीण मतलब गाँव में। ठीक है, तीसरा आता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत खेती योग्य और बंजर भूमि पर ना, जो खेती योग्य है या बंजर भूमि है, उस पर पेड़ लगाओ, फसलें उगाओ, ताकि अनाज, चारा, ईंधन या फल जो होते हैं ना, इन सब चीजों की उपलब्धता बढ़ सके। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फार्म वानिकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ। और इसके साथ साथ देखो बच्चों, मैं न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो यार DSI स्टडी पॉइंट को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं और संकट। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो देखते हैं आखिर क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं और संकट। देखो बच्चों, पहले थोड़ा समझा देता हूं। देखो, जो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करके खुशियां भी देती है, कभी कभी उसी का विकराल रूप हमें देखने को मिलता है, और इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। हमें प्रकृति खुश तो देखती है, हम लोग किस मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ठंडियों में जम्मू कश्मीर जा रहे घूमने के लिए, क्यों? ताकि प्रकृति को देख सके। और वहीं जब प्रकृति का जब विकराल रूप हमारे सामने आता है तो उसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। देखो, जैसे धरती का धंसना हो गया, पहाड़ों का खिसकना हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बादल फट जाते जैसे पंजाब में फटा था और इस तरीके से बहुत सारे लोग मर गए थे। चक्रवात हो गया, है ना, ज्वालामुखी फटना हो गया, भूकंप हो गया, समुद्री तूफान हो गया, सुनामी हो गई, अकाल हो गया। ऐसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य समय समय पर हानि उठाता रहता है ना। तो इसी सभी चीजों को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ठीक है, आपदा, जैसे अगर मैं बात करूं आपदा क्या होती है, देखो आपदा एक ऐसी घटना होती है कि ऐसा इंसिडेंट होता है जो अचानक होता है, बता के नहीं होगा जी मैं आ रहा हूं, सुनी ना जी हम आवतानी मतलब सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि
होता है चीजें, है ना, कि अचानक आने वाली घटना होती है, इंसान के बस में नहीं होती है कोई प्राकृतिक घटना। जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो कोई मनुष्य के हाथों में नहीं होता है। इनके कारण लोगों की जिंदगी और जान माल को क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। एक होता है प्राकृतिक संकट। अब देखो मैं आपको प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा दोनों में आप लोगों को अंतर समझाऊंगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो समझना, प्राकृतिक संकट क्या होता है, यानी वह प्राकृतिक परिस्थितियां जिनसे नुकसान होने की संभावना रहती है, जैसे लगातार भारी बारिश हो जाए, है ना, और लंबे समय तक सूखा पड़ जाए, समुद्र में तूफान बनने की स्थिति, ये सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक संकट होती है ना। अब आता है प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जब वास्तव में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो, वास्तव में हो जाए भाई, और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा आ जाए पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक आपदा। जैसे गांव में जैसे बाढ़ आ जाए, पूरा शहर डूब जाए, भूकंप से इमारत गिर जाए, चक्रवात से जान माल भारी नुकसान हो जाए, सुनामी से जो तट के आसपास रहने वाले जो क्षेत्र है उनके घर वर सब उजड़ जाए, है ना, बर्बाद हो जाए, ये सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, चलो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण देखो। प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती है, जैसे वायुमंडलीय आपदा होती है। अब इसका मतलब क्या होता है वायुमंडलीय आपदा, जैसे तंडित झंझा का मतलब पता है क्या होता है, जैसे बादल में जो वो नहीं होता, क्या नाम है, बिजली गिरना, उसी को तंडित झंझा कहते हैं, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा है टोर्नेडो, आपने चक्रवात देखा होगा, है ना। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब क्या होती है, जो गर्मी वाले क्षेत्रों में जो समुद्र की लहरें ऊपर की ओर आती है और सीधा अपने किनारों को क्या करती है, मतलब बाढ़ लेकर आती है, उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। सूखा हो गया, तुषारपात हो गया, तुषारपात का मतलब क्या होगा, बर्फबारी। ये क्या होती है, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, दूसरा आता है भौमिक प्राकृतिक आपदा। अब इसमें क्या होता है, जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी का अचानक फूटना, जैसे अभी फटा था शायद 800 साल या 1200 साल बाद एक कोई ज्वालामुखी फटा था, है ना। भूस्खलन हो जाए, भूस्खलन का मतलब जमीन धंस जाए, है ना, मृदा अपरदन हो जाए, तो ये क्या होते हैं, भौमिक प्राकृतिक आपदा होती है। तीसरा आता है जलीय प्राकृतिक आपदा, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, जलीय प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ हो गया, क्या हो गया बच्चों, जैसे बाढ़ हो गया। दूसरा क्या हो गया, सुनामी हो गया, है ना, और ज्वार हो गया। ज्वार का मतलब समुद्र की जब लहरें ऊपर जाती हैं तो ज्वार, और नीचे आती है तो भाटा, तो ज्वार भाटा से भी क्या होते हैं, जो आसपास के तटीय प्रदेश तबाह हो जाते हैं। और तूफान, ठीक है ना, और मतलब महासागरीय धाराएं भी है। ठीक है, ये आपकी जलीय आपदाएं होती है। इसके साथ जैविक आपदाएं भी होती है। जैविक आपदाएं कौन सी होती है, जैसे पौधों और जानवरों, है ना, औपनिवेशिक रूप से टिंडिया, जैसे टिंडे देखा हो लोगों ने, कई प्रकार के टिंडे क्या होते हैं, फसलों में या खेतों में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल पूरी खराब हो जाती है। ग्रसन, जैसे फफूंदी पड़ जाती है। बैक्टीरिया हो गया, संक्रामक रोग, जैसे जो वायरस हो गया, जैसे कोरोना वायरस देख लो, ये भी एक क्या है, जैविक प्राकृतिक आपदा होती है। इस तरीके से ये सारे के सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बात करते हैं। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है, यानी अगर हम डेवलपमेंट करें, विकास करें, तो वो विकास अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा में कैसे बदल जाता है। देखो, संकटग्रस्त क्षेत्रों में यदि पर्यावरण का ध्यान रखे बिना अगर हम विकास कार्य करें तो वे आपदा का कारण बन सकता है। कैसे, देखो, जैसे बाढ़ रोकने के लिए आपने बांध बनाया, लेकिन रुके हुए पानी से बाद में बीमारियां फैलने लगती हैं, इसलिए कई बार विकास कार्य आपदा में बदल जाता है। अब पानी तो रुक जाएगा, बांध तो बनाओगे तो पानी तो रुक जाएगा, अब पानी रुकेगा तो उससे रुके हुए पानी में बैक्टीरिया पनपेंगे, मच्छर पनपेंगे, तो आसपास के लोगों को इससे बीमार होंगे कि नहीं होंगे, तो विकास कई बार हमारा आपदा बन सकता है। आपदा निवारण और प्रबंधन की अवस्थाएं, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे हम निवारण कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं। पहला, आपदा निवारण प्रबंधन की अवस्थाएं कौन से, पहला, आपदा से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उससे पहले भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो आपदा से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहला, आपदा के विषय में आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। आंकड़ों का मतलब है संख्याएं, और सूचना एकत्र करनी चाहिए। आपदा संभावित क्षेत्रों का हमें मानचित्र तैयार करना चाहिए, जैसे कहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है
है ना, कहाँ कहाँ, उनके लिए मानचित्र तैयार करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, भैया यहाँ तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तो कृपया करके यहाँ हट जाइए, जिससे कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उससे लोग बच सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा आता है आपदा के समय। अरे अब प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़, भूकंप, कोरोना बीमारी जो आई थी, तो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य करना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो पीड़ित व्यक्ति को हमें निकालना चाहिए, हमें राहत कैंप भेजना चाहिए, जल और चिकित्सा सुविधा क्या करना चाहिए, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। हेल्थ केयर जो है ना, उन लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, देखो किस तरीके से लोग कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बचा रहे हैं बाढ़ में, है ना, राहत कैंप लगाया जा रहा है, वायरस से बचाया जा रहा है, मच्छरों से बचाया जा रहा है। तो ये आपदा के समय है। अब आता है आपदा के पश्चात यानी बाद में। तो आपदा प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी अब प्राकृतिक आपदा तो जा चुकी है, तो वहां लोगों के लिए घर बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो ये 3 तरीके होते हैं। अब बात करते हैं तो चक्रवातीय आपदा। चक्रवातीय आपदा का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, चक्रवात निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। निम्न वायु दाब का मतलब क्या होता है कि जहां गर्मी ज्यादा होती है उन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, चक्रवात आते हैं। जहां चारों ओर से हवा तेजी से आती है, बहुत तेजी से आती है, इनमें बहुत तेज हवाएं चलती है और सामान्य से अगर देखा जाए 50 से 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, जिसमें भारी नुकसान भी होता है। 1998 के आसपास उड़ीसा में ऐसा नुकसान देखा गया था, आप एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे चक्रवातीय आपदा कहते हैं, इससे काफी लोग मारे जाते हैं। चक्रवातीय आपदा के विनाशकारी प्रभाव क्या क्या होते हैं? अगर चक्रवाती आपदा आती है तो इसके विनाश क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं? पहला, तेज हवाओं के कारण जान माल की भारी नुकसान होता है, कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है, मारे जाते हैं कई सारे लोग। तो पेड़, बिजली, टेलीफोन के जो खंभे होते हैं उखड़ जाते हैं, इमारतें गिर जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें क्या होती है, घर गिर जाते हैं। इसके साथ भारी वर्षा से बाढ़ की स्थिति आ जाती है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं, जिससे मछुआरे और नाविकों की जान का भी खतरा होता है। बहुत सारे मछुआरे और नाविक क्या होता है, अपनी जान भी गंवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके साथ तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी क्या होता है, भारी नुकसान होता है। जो तट जो होता है उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें विस्थापित होने का खतरा होता है, कई बार तो मर भी जाते हैं। एक होता है सूखा। अब सूखा क्या होता है? देखो, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष से सामान्य या सामान्य से कम वर्षा की मात्रा को हम सूखा कहते हैं। ये मतलब किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है, विशेष समय में, यदि मानसून में बारिश ना होना, है ना, या कम होना, तो ये सूखा ही तो कहलाएगा। ठीक है, सूखे के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला एक होता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक क्या होता है, अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी पर्याप्त वर्षा नहीं होती या बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, इसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। दूसरा आता है कृषि सूखा। कृषि सूखा का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें भूमि जो होती है ना, आर्द्रता जो है, सूखा भी कहते हैं, आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव में क्या होता है, फसलें पूरी तरह खराब हो जाती है और खेती सूख जाती है ना, फसलें पूरी तरह खराब हो गई, नष्ट हो गई, अपर्याप्त मानसून के कारण या मतलब अपर्याप्त पानी के कारण क्या होती है, फसलें जब खराब हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो कृषि सूखा कहते हैं। तीसरा होता है जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसमें क्या होता है, जब धरातलीय और भूमिगत जलाशयों में जल का जो स्तर होता है वो लगातार कम होने लग जाता है ना, और जलापूर्ति ना हो तो उसे हम जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं, है ना, जिसमें भूमिगत और धरातलीय जल दोनों का लेवल लगातार क्या होता है, कम होता रहता है। जैसे आपको देख रहे हो शहरों में, क्षेत्रों में क्या होता जा रहा है, भूमि जल का लगातार स्तर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये जल विज्ञान संबंधी सूखा है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं और संकट। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आप लोगों को मैंने प्राकृतिक आपदा बताई थी, प्राकृतिक आपदा के प्रकार बताए थे और प्राकृतिक आपदाओं के निवारण की चीजें बताई थी। और लास्ट हमारा टॉपिक उस समय चल रहा था सूखा। इसमें सूखा बताया था, सूखे के मैंने प्रकार बताए थे। अब इस वीडियो में बात करेंगे सूखे से निवारण के उपाय, यानी कहीं सूखा पड़ता है तो उससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। पहला,
आपदा के समय यदि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो आपदा के समय लोगों को हमें क्या करना है, तुरंत मदद देनी चाहिए। जैसे साफ पीने का पानी देना चाहिए, दवाई भेजनी चाहिए, भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए और सुरक्षित रहने की जगह उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, सूखे से हम निवारण कर सकते हैं। दूसरा, भूजल भंडार खोजने के लिए, यानी जहां जमीन में पानी हो, ऐसे खोजने के लिए हमें GIS जैसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पता लगे हाँ भाई यहाँ पानी है। इसके साथ साथ बारिश के पानी को जमा करना चाहिए, लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए, जिससे पानी को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ जहां पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाले क्षेत्रों में यानी नदियों के माध्यम से जोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए, जिससे सूखे की समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये कुछ एफर्ट है, ये करके हम क्या कर सकते हैं, सूखे के प्रभाव को क्या कर सकते हैं बच्चों, कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब भूकंप के बारे में कि भूकंप का मतलब होता क्या है। देखो, भूकंप वह प्राकृतिक घटना होती है बच्चों जिसमें पृथ्वी की सतह क्या होती है, अचानक हिलने लग जाती है ना, वाइब्रेट होने लग जाती है ना। इसके साथ साथ ये पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब लगातार हलचल होती है तो उसके कारण ऐसा होता है जिससे भूमि कांपती है और कई बार तो खिसक भी जाती है। ठीक है बच्चों, है ना। अब भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी करवा रखा है, अगर नहीं पता जाकर वीडियो वो देख लो। भूकंप के कारण क्या होते हैं, विवर्तन की हलचल। विवर्तन की हलचल का मतलब क्या हो गया, यानी प्लेटों का आपस में टकराना। जलवायु विस्फोट यानी ज्वालामुखी का फटना, चट्टानों का टूटना, खिसकना, खाने जो नहीं होती खाने, गुफाओं उनका धंसना और जलाशयों में अधिक जल भर जाना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भूकंप के कारण होते हैं। भूकंपों के परिणाम क्या होते हैं बच्चों, देखो भूकंप से होने वाले नुकसान को हम अलग अलग निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे इससे क्या होता है, आपका पहला जान माल की भारी नुकसान होता है, भूस्खलन भी हो सकता है, भूस्खलन जमीन नीचे धंस सकती है, आग भी लग सकती है, तटबंध या बांध टूट जाते हैं इससे, सागरों महासागरों में बड़ी बड़ी प्रलयकारी लहरें उठने लग जाती है, जैसे सुनामी आ जाती है। उस सुनामी के कारण पता है ना आप लोगों को, हमारा दक्षिणतम बिंदु जो था वो हमारा डूब गया था, है ना। तो ये सारे प्रभाव होते, प्रभाव कह लो या परिणाम कह लो। भूकंप से होने वाले नुकसान के हम किस तरह से बचा सकते हैं, है ना, या उसको कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, भूकंप की जो चेतावनी केंद्र बनाकर लोगों को समय समय पर सूचना देनी चाहिए। जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है तो वहां हमें लोगों को बताना चाहिए, भैया इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, तो आप लोग जागरूक हो जाओ, अपने सामान और अपना ध्यान रखो। दूसरा, जोखिम वाले क्षेत्रों के नक्शे बनाकर लोगों को खतरे के लिए हमें जानकारी देना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ खतरा है, और लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके साथ साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों और इमारतों को भूकंप अवरोधी बनाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में भूकंप आता रहता है वहां घर हमें ऐसे बनाने चाहिए जहां घर वर टूटे ना, भूकंप अवरोधी होने चाहिए, है ना। इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों और बड़े उद्योग और उद्योग मतलब फैक्ट्री और अधिक शहरीकरण पर हमें क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, पेड़ वेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, इससे भी भूकंप की संभावनाओं क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब टॉपिक है हमारा, हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आता है। देखो बच्चों, अगर आपको चित्र में दिख रहा होगा तो हमारी जो भारत है वो लगातार क्या हो रहा है, उत्तर की ओर घिसता है, जाता रहा है। ये देखो यूरेशियन प्लेट हो गई और भारतीय प्लेट क्या हो रही है, लगातार उत्तर की ओर खिसकती जा रही है। और भारतीय प्लेट जब आगे की ओर खिसकेगी तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। ठीक है, इसको अब एक्सप्लेन में देखो, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है ना, जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है। यहाँ पृथ्वी की सतह अभी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की दिशा में खिसक रही है। इसी कारण हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बार बार भूकंप आता रहता है। तो वहां सामान्य सी बात है। एक होता है सुनामी। अब सुनामी क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप के द्वारा भी हो सकता है, भूस्खलन के द्वारा या ज्वालामुखी फटने के कारण क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब होता गया सुनामी के प्रभाव क्या होते हैं। अब देखो सुनामी के से क्या होता है, जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं ना
उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, है ना। ये समुद्र तट पर बहुत ऊंची और शक्तिशाली लहरों के रूप में आती है। काफी ऊंची ऊंची क्या होती है, सुनामी की जो लहरें होती है ना। और इससे क्या होता है, सुनामी क्या करते हैं, घरों और गांवों को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। जो पेड़ होते हैं या बिजली के जो खंभे होते हैं ना, है ना, और नावों को ये क्या करते हैं, बहा ले जाती है। बहुत सारे नाव हो गए, जहाज हो गए, इन्हें तो ये बहा ले जाती है। आदमी का पता ही नहीं लगता आदमी गया कहाँ, है ना। वापस लौटते समय ये लोगों को समुद्र में खींच लेती है। क्या कर लेती है, समुद्र में खींच लेती है, अंदर ही अंदर। इसलिए सुनामी का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है, बहुत ज्यादा विनाशकारी। इसका प्रलय एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। अब देखो भारत में बाढ़ क्यों आती है, आखिर रीजन क्या है भारत में बाढ़ आने का। तो इसे बहुत सारे रीजन है। जैसे देखो, वर्षा यानी बारिश यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है, नदियों का जलस्तर क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि पानी चला जाता है है ना। वर्षा का पानी उसमें बढ़ जाता है, तो अचानक जलस्तर उसका बढ़ जाता है। नदियां तटबंध छोड़कर खेतों और बस्तियों और निचले इलाकों में फैल जाती हैं। और भारी वर्षा और चक्रवात और बांध टूटने से क्या हो जाता है, उत्तर भारत में बाढ़ आ जाती है। और वनों की अत्यधिक कटाई और गलत मानव गतिविधि से भी क्या होती है, बाढ़ आती है। लगातार हम लोग क्या कर, लगातार पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बाढ़ तो आएगी ना। और कहीं ना कहीं पेड़ पौधे क्या करते हैं, बाढ़ को या प्राकृतिक प्रलय को रोकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है, विकास के नाम पर इन सबका दोहन करना शुरू कर दिया है और काटते रह रहे हैं हम लोग। भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कौन से, जहां बाढ़ आना स्वाभाविक है या नॉर्मल है, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र, देखो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार सबसे अधिक प्रभावित है। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, आप सभी को पता है ना। उत्तर भारत में कई सारी नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ तो बहुत लाती है। जैसे आपका चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, ये सारी नदियां क्या, और गंगा नदी भी देख लो, बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है उत्तर भारत में। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी कभी कभी आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब होता है बिना इंफॉर्मेशन दिए, सूचना दिए अचानक बाढ़ आ जाती है ना। तो ये चीजें होती है। अब हमें बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं बच्चों, पहला, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है, वहां नदियों पर क्या, हमें तटबंध बनाने चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए। बाढ़ वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षमता या निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जहां बाढ़ जो है, मतलब नदियां के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या करना है, निर्माण कार्य को रोक देना चाहिए। इसके साथ साथ नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह हमें बसाना चाहिए, है ना। और जनसंख्या के बसाव को हमें कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आती है, उन क्षेत्रों में लोगों को समझाना चाहिए, भैया यहाँ मत रहो, बाढ़ ज्यादा आ रही है ना। इसके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना हमें देनी चाहिए, है ना। और तूफान के आने की सूचना हमें प्रसारित करना चाहिए, भैया यहाँ आने वाली है बाढ़, यहाँ से अपना कंट्रोल करो। इससे होने वाले नुकसान के प्रभाव से हम कम कर सकते हैं। अब आपदा तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपना बचाव तो कर सकते हैं। देखो बच्चों, नेचुरल डिजास्टर या कोई प्राकृतिक घटना आती है, तो हम लोग मनुष्य इतना कैपेबल नहीं है कि उसे रोक सके, लेकिन हाँ, उससे हम सुरक्षित या अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं।